नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जीन पियाजे की जो रह गई थी अवस्थाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जीन पियाजे की दो अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम तीसरी और चौथी अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। बात करते हैं तीसरी अवस्था की। पहली अवस्था थी संवेदीगामक अवस्था, जिसमें वस्तु स्थायित्व, वस्तु संयोजन का गुण होता है। सेकंड अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसके बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। उसमें कौन कौन से गुण बच्चे में दिखाई देते हैं। सबसे ज्यादा दोष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। जीवात्मी विश्वास, आत्म केंद्रिता का भाव। अब बात करते हैं तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त ठोस। मूर्त से तात्पर्य क्या है? जो वस्तुएं सामने हैं। मूर्त और अमूर्त में अंतर क्या होता है? मूर्त जो सामने है उसके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं। अमूर्त जो हमें दिखाई नहीं देती है, पहले देखी उसके बाद में उसका चिंतन किया, अमूर्त जो इसे अगली स्टेज में आएगा। इसमें क्या क्या होते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है मूर्त अवधारणाओं की पहचान। मूर्त अवधारणाओं की पहचान। मूर्त अवधारणाओं की पहचान। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। मूर्त अवधारणाओं की पहचान, जो चीज हम देखते हैं, जो हमारे सामने है, उसके बारे में हम तर्क वितर्क करते हैं। सामने है उसकी डिटेल हम बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आपको कोई भी 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 5 व्यक्तियों के सामने खड़ा किया, जो इस अवस्था में, उसी बच्चे को जो इस अवस्था में है। अब इस अवस्था में किस उम्र का बच्चा आएगा या किस आयु का? 7 से 11 वर्ष। जीन पियाजे क्या कहते हैं? इस अवस्था के बच्चे के सामने कोई भी 2 व्यक्ति खड़े किए जाएं, उनमें से पूछा जाए कि बड़ा कौन है। मान लो एक व्यक्ति ये है, दूसरा व्यक्ति ये है, या कोई भी 2 वस्तु, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। इनसे क्या पता लगता है? सामने है तो वो बता देगा ये बड़ा है और ये छोटा है। पर जब सामने नहीं है और आप फिर पूछते हैं तो नहीं बता पाएगा। जैसे आपने किसी के बारे में पूछ लिया, 2 व्यक्तियों के बारे में या 2 वस्तुओं के बारे में, कि उनमें से कौन सी बड़ी है, वो उसके सामने नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। लेकिन जब सामने होंगी बच्चे के, तब बता देगा वो कि ये बड़ी है, ये छोटी है। मूर्त अवधारणाओं की पहचान। दूसरा है तार्किक चिंतन। लॉजिकल थिंकिंग। तार्किक चिंतन, तर्क वितर्क करता है बच्चा।
किसी चीज को सामने देख करके तार्किक चिंतन का विकास इसी अवस्था में हो जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, संधारण या संरक्षण, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन, संधारण या संरक्षण की क्षमता किस अवस्था में आती है, मूर्त अवस्था में। संधारण या संरक्षण क्या होता है, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहां से मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। आपने पहले कभी सुना है, देखा है कई बच्चों से, जब आप किसी छोटे बच्चे को जो 7 से 11 वर्ष की उम्र का है या उससे छोटा बालक, उसको वस्तु के द्रव्यमान में, आयतन में अंतर नहीं होता है, जब तक उसको संधारण या संरक्षण का ज्ञान नहीं होता है, तब तक वो वस्तु के अंतर नहीं कर पाता है। मान लो आपने कुछ सिक्के इस पंक्ति में रख दिए, कितने सिक्के, 10 मान लो आपने 10 ऐसे इस पंक्ति में रखे। इन्हीं को आपने ऐसे रख दिया, अब आप किसी बच्चे से पूछते हैं कि इनमें बड़ा या इनकी लेआउट या इनका द्रव्यमान या आयतन किसका ज्यादा है, जिसको इस चीज का पता नहीं है संधारण का, वो बता देगा ये। जिसको संधारण या संरक्षण का ज्ञान है वो कहेगा ये तो बराबर ही है। ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 2 बर्तन देखे हैं जो बराबर साइज के बर्तन है, ये थोड़ा पतला है, जो भी द्रव्य इसमें डालेंगे वो इन दोनों में समान होगा, मतलब अंदर से समान है। मान लो इसमें आपने 1 लीटर पानी डाला और इसमें भी 1 लीटर पानी डाला, ये 1 लीटर में यहां तक आता है और ये 1 लीटर में भर जाता है। अब आप किसी बच्चे को इन दोनों बर्तन को रख दीजिए, या 2 गिलास मान लो, कुछ भी मान सकते हैं आप, बच्चा इसमें ज्यादा बताएगा जब तक संधारण का ज्ञान या संरक्षण का ज्ञान नहीं है तब तक। लेकिन जब ये क्षमता आ जाती है बच्चे में, तब वो कहेगा दोनों में बराबर ही द्रव्य भरा हुआ है। तो संधारण या संरक्षण आपको समझ में आया होगा। अब इसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका और आगे भी पूछा जाता है, वो है व्युत्क्रमणशील चिंतन। व्युत्क्रमणशील चिंतन, इसी का दूसरा नाम है पलटावी चिंतन। कई बार व्युत्क्रमणशील चिंतन के नाम से पूछता है, कई बार पलटावी चिंतन के नाम से पूछता है, बट इंग्लिश का वर्ड ध्यान रखना, इंग्लिश में यही वर्ड आता है, रिवर्सिबल थिंकिंग। क्या, रिवर्सिबल थिंकिंग।
अब व्युत्क्रमणशील चिंतन या पलटावी चिंतन क्या होता है? रिवर्सिबल थिंकिंग इंग्लिश से आपको अर्थ ज्यादा समझ में आएगा। पलटावी से भी आ जाता है, पलट कर सोचना। जैसे मान लो आपने कहा एक बच्चे को 1+2 कितने होते हैं, उसने कहा 3। उसी को पूछते हैं 3 में से 2 गए तो, उसने कहा 1। और पलटावी चिंतन या व्युत्क्रमणशील चिंतन नहीं है तो वो नहीं बता पाएगा। 1+2 = 3 तो बता देगा, लेकिन ये पूछेंगे 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, वो नहीं बता पाएगा। पलटावी चिंतन 11 वर्ष के बच्चे में हो जाता है, तब बता देता है वो 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 1+2 3 होंगे, या 3 में से 1 निकालेंगे 2 बच जाएगा। लेकिन ये क्रम में ज्यादा होता है, क्योंकि विचारों में क्रमबद्धता इसी अवस्था में आती है। तीसरी स्टेज आपको समझ में आ गई। 4 महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें। मूर्त अवधारणाओं की पहचान, दूसरा क्या है, तार्किक चिंतन। एग्जाम में पूछते हैं तार्किक चिंतन जीन पियाजे के अकॉर्डिंग किस अवस्था में शुरू होता है, तो मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। कभी ठोस भी दिया हुआ होता है हिंदी में, कभी मूर्त भी दिया होता है, लेकिन इंग्लिश का वर्ड ध्यान में रखो, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अवस्थाओं के बारे में भी पूछता है, किसकी कितनी एज है, तो 7 से 11 वर्ष। पहला मूर्त अवधारणाओं की पहचान, दूसरा क्या है, पहला मूर्त अवधारणाओं की पहचान, दूसरा क्या होगा, तार्किक चिंतन या विचारों में क्रमबद्धता, तीसरा क्या है, संधारण या संरक्षण की क्षमता, और चौथा क्या है, व्युत्क्रमणशील चिंतन या पलटावी चिंतन। अब बात करते हैं चौथी और लास्ट स्टेज की। जिसका नाम है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, या दूसरा नाम एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ये होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। 11 से 15 वर्ष, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसके ध्यान रखने की बातें। 11 से 15 वर्ष पहली स्टेज थी संवेदीगामक, जो 0 से 2 वर्ष की थी। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, वो 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष तक। और चौथी अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 11 से 15 वर्ष तक। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखने योग्य है, उनके बारे में, जहां से पर्सन अधिकतम एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से बनाते हैं। इनके बिंदु महत्वपूर्ण है, उनके बारे में। अब पहला महत्वपूर्ण बिंदु है अमूर्त चिंतन। अब अमूर्त चिंतन पूछेगा तो यहाँ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन में नहीं मिलेगा, वहां मिलेगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त चिंतन अभी बार बताया था, मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं। अमूर्त का अर्थ जो सामने नहीं है, उसका इमेजिन करते हैं हम, पहले हमने देखा है, फिर हम उसके बारे में डिटेल बता देते हैं। जैसे आपने
विद्यालय में जाते हैं आप, कोई बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो घर आने के बाद में वहां स्कूल की जो चीजें उनके बारे में इमेजिन करता है कि वहां इतनी स्टूल थी, ऐसे ऐसे टीचर ने पढ़ाया था, वहां ये सब था। तो ये होता है अमूर्त चिंतन, जो फॉर्मल स्टेज में प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की, आगमनात्मक चिंतन। आगमनात्मक चिंतन आपने पढ़ा है आगमन विधि, निगमन विधि, वैसे आगमनात्मक चिंतन है। आगमन विधि के सूत्र हैं विशिष्ट से सामान्य। इसका एग्जांपल लेते हैं, जीवन से रिलेटेड करके देखते हैं इसको, विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगमनात्मक चिंतन भी विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। जैसे आपने पहले इस विद्यालय में जाते हैं आप, एक कक्षा में हम स्टडी करते हैं, तो क्लासरूम के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, बालक या बालिका, उनमें से किसी एक का नाम तो विशिष्ट है। कोई भी नाम लिया आपने, या किसी एक लड़के को खड़ा किया, एक लड़की को खड़ा किया, वो तो है विशिष्ट। लेकिन जब आप पूरी क्लास की बात करते हैं, वो क्या है? सामान्य। विशिष्ट पर्टिकुलर किसी एक वस्तु के ऊपर बात करते हैं, किसी एक नाम पर बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति पर बात करते हैं, वो है विशिष्ट। सामान्य ना समूह की बात होती है। जैसे एक क्लास में एक बच्चा विशिष्ट है, लेकिन उसी क्लास में सभी बच्चे सामान्य हैं। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, सर्जनात्मक चिंतन, इसी के हैं सभी, इसी अवस्था में स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, अभिसारी चिंतन। चौथा है अपसारी चिंतन, और पांचवा सर्जनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और सर्जनात्मक चिंतन। अभिसारी चिंतन, किसी समस्या का हल करें हम, उस समस्या का एक ही हल हो, तो वो है अभिसारी। और जिस समस्या के अनेक हल होते हैं, वो है अपसारी चिंतन। अभिसारी का मतलब आप ऐसे समझो, ये एक समस्या है, उसका समाधान भी एक ही है, लेकिन ये दूसरी कोई समस्या है, अपसारी की बात कर रहे हैं हम, उसके कई समाधान हैं, ये अपसारी चिंतन है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको कहा गया 1+2 बराबर, इनका हल बताइए क्या होता है। आपने कहा 3, 1+2 3 ही तो होते हैं, एक ही उत्तर होगा इसका, या एक ही समस्या का समाधान होगा। अब इसमें ऐसे तो नहीं 1 और 2 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक ही समाधान होगा इसका। बात करें अपसारी चिंतन की, आपके घर में या कोई वस्तु है, मान लो आपके घर में चाय बनाने का एक बर्तन है, आपको कहा जाए कि इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं,
कहाँ कहाँ इसका यूज करेंगे। आपने कहा पानी गर्म करने में भी करेंगे, सब्जी बनाने में भी काम में लेंगे, दूध गर्म करने में काम में लेंगे। मतलब इसके अनेक समाधान हैं, अनेक हल हैं, लेकिन अभिसारी चिंतन का एक ही हल होता है। अपसारी चिंतन एक समस्या के कई हल होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आपको कोई पेन दिया गया या आपको कोई कलम दी गई, उससे आपको पूछा गया आप इसकी क्या क्या यूज करेंगे। सभी बच्चों ने अलग अलग जवाब दिया। मैं इसको लिखने में काम में लूंगा, जो कॉमन सी बात है। किसी ने कहा मैं इसका ये कर दूंगा, ये खाली हो जाएगा तो मैं इसका ये यूज करूंगा, वो करूंगा। तो ये है अपसारी चिंतन। अब आता है सर्जनात्मक चिंतन। सर्जनात्मक चिंतन और अपसारी चिंतन। सर्जनात्मक चिंतन भी वही चिंतन है जैसे अपसारी चिंतन। एक बच्चे को कोई समस्या आ जाती है, कोई खिलौना दिया जाता है या और कुछ, कोई समस्या पर वो चिंतन करता है। वो चिंतन कैसे करेगा? जो क्रिटिकल थिंकिंग होगी उसकी, सर्जनात्मक बालक, वो समस्या के अनेक समाधान निकाल लेगा कि इसका ऐसे हल हो जाएगा, इसका ऐसे हल हो जाएगा। वो किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर नहीं रुकेगा कि भाई यहां तक ही सीमित है। वो उसके अनेक निष्कर्ष तक पहुंच जाएगा कि इसका ऐसे समाधान कर दूंगा, ऐसे समाधान कर दूंगा। तो सर्जनात्मक बालक नई नई चीजों को खोजने में इंटरेस्ट रहते हैं। उनका दिमाग या मानसिक स्तर का विकास सबसे ज्यादा होता है सर्जनात्मक बच्चों का। वो एक खिलौना देते हैं उनको, उनको तोड़ करके फिर उसको जोड़ना उनको ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें वो कुछ सीखते हैं, कुछ खोजते हैं कि इसमें नया क्या है, या इसमें नया कुछ ऐड और हो सकता है, तो ये कैसा होगा। ये होती है क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज हमने जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं की बात की। दो की पिछले वीडियो में बात की है, दो की आज बात की है। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहली अवस्था है समेतिगामक अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अभी थर्ड अवस्था की बात की थी। थर्ड अवस्था में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है? मूर्त अवधारणाओं की पहचान करना, तार्किक चिंतन, संधारण या संरक्षण की क्षमता, कंजर्वेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, पलटावी चिंतन, व्युत्क्रमणशील चिंतन, अनुत्क्रमणीय चिंतन, ये इसी के नाम है। अब आती है चौथी अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में महत्वपूर्ण कितने बिंदु थे? 5, जिनका हमने अध्ययन किया है। पहला है अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। दूसरा है आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग। तीसरा है अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग। चौथा है अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और ये है सर्जनात्मक चिंतन, आखिरी बिंदु क्रिटिकल थिंकिंग। आज तक आपको जीन पियाजे की चारों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करवाया। इससे पहले जीन पियाजे की महत्वपूर्ण संपत्ति, जीन पियाजे कहाँ के थे, जीन पियाजे ने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत के क्या क्या नाम है, दूसरे विकासात्मक सिद्धांत, अवस्था का सिद्धांत, अलग अलग नाम से पूछा जाता है एग्जाम में। जीन पियाजे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे से हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन तो निश्चित मिलते हैं आप, क्योंकि इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उनकी मानसिक क्षमता की बात की है,
उनके ज्ञान पर बात किया है, संज्ञान, कॉग्निशन क्या होता है, कैसे एक स्टेज से दूसरी स्टेज में बालक जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया है? मानसिक विकास पर, मानसिक विकास पर। तो जीन पियाजे की चार अवस्थाएं हो गई। जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के निवासी थे। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, उसके दूसरे नामों के बारे में बात किया, चारों अवस्थाओं के बारे में अध्ययन हो चुका। अब इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं बिंदुओं से, जो इन अवस्थाओं में बिंदु है इन्हीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।